What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Still Our Family. ये होती है हमारी एक वीडियो जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, करंट अफेयर, कुछ स्टैटिक क्वेश्चन रहते हैं और कुछ ओल्ड यूपीएससी क्वेश्चन पेपर रहते हैं। किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो एक हाई लेवल की प्रिपरेशन आप लोग की यहाँ पर होती है इस वीडियो के थ्रू। एग्जामिनेशन हॉल में आप अपने आप को कंफर्टेबल अगर फील कराना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा साधन है प्रैक्टिस करने का, जो कि मॉर्निंग में आप लोगों को वीडियो देखने को मिलती है। अगर मॉर्निंग में आप लोग मेरे साथ उठते हैं तो इससे एक फायदा और होता है कि पूरे दिन आप लोगों का शेड्यूल अच्छा चलता है और उसके बेस पर आप लोग मोटिवेटिव फील करेंगे। शाम तक आप लोग अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में पाएंगे अगर आप लोग डेली मेरे साथ में प्रैक्टिस कर कर चलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं और जितना जोश आप लोग का मॉर्निंग में हाई रहेगा, शाम तक आते आते आप लोग उतना ही अच्छे से अपने आप को संभाल पाएंगे। तो इसलिए मॉर्निंग में अच्छे जोश के साथ में आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी होती है। बाकी है कंप्लीट पैकेज। यहाँ पर नैनो मैगजीन आती है 8:30 बजे, द हिंदू 7:30 और इसी के साथ में यूपीएससी के एमसीक्यूज ये 4 AM इन द मॉर्निंग। तो ये कंप्लीट पैकेज अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ भी आप लोगों का करंट अफेयर का पोर्शन नहीं छूटेगा, आसानी से आप लोग एंजॉय कर पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पर जियोग्राफिकल इंडिकेशन का, जो कि आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछा था कि ये कहाँ पर किस तरीके सिचुएटेड है और किस तरीके दिखता है। तो ये है वारंगल दरीज। तो ये तेलंगाना के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसको जेई का टैग दिया गया 2018, यानी कि रिसेंटली अभी इसका टैग दिया गया, तो इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और तीसरा यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट, यानी कि ये एक तरीके से हथकरघा के तहत आता है, तो इसलिए भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंस है इसकी। रिसेंटली अभी एक मूवी आई थी जिसके तहत यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा सुई धागा, कि यहाँ पर इन्हीं सब चीजों को दिखाने की कोशिश की गई थी, तो इसलिए भी काफी न्यूज में था ये सब पोर्शन। तो क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। थोड़ा सा तो अच्छे इसके तो थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग उसी राज्य से बिलोंग करते हैं जिस राज्य का ये जीआई टैग है, तो आप लोगों के पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं। आज का जो आप लोगों का जीआई टैग है यहाँ पर, ये है कड़कनाथ। कड़कनाथ क्या है यहाँ पर जाकर इसके बारे में देखिएगा, किस राज्य में है, कब रजिस्टर किया गया और किस टाइप का है ये, तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लेनी है। फिर ये सारे जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं, यानी किस राज्य का है, कैसा दिखता है, क्या चीजें हैं, कब रजिस्टर किया गया, किस टाइप का है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो आइए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन जाकर आप लोगों को देखना होता है डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी 2018 में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान से थोड़ा क्वेश्चन पढ़िएगा। बोला जा रहा है यहाँ पर कुछ इवेंट आप लोगों को दे रखे हैं कि यहाँ पर जो ये इवेंट है आप लोगों को ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं, यानी कि ये आप लोगों को लगाने हैं कि सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ, उसके बाद में कौन सा और फिर कौन सा, ये पूछा गया है। तो आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन किस तरीके से इसमें स्टेटमेंट है। सबसे पहले बोला गया कि फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी की जो गवर्नमेंट थी वो फॉर्म की गई कौन से राज्य के अंदर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक राज्य के अंदर फॉर्म की गई, यहाँ पर राज्य कौन सा था ये बता देता हूँ, ये था केरला। तो ये बोला गया कि फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो केरला में फॉर्म की गई। इसका टाइम आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ में हमारी कंट्री का जो लार्जेस्ट बैंक है जिसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, वो रीनेम किया गया एज ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अंग्रेजों के टाइम पे इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोलते थे, बाद में चेंज किया गया नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कब हुआ? एयर इंडिया को नेशनलाइज किया गया और ये हमारी कंट्री का नेशनल कैरियर बना। काफी न्यूज में क्योंकि खस्ता हालत इसकी चल रही है। तीसरा है गोवा जो है यहाँ पर वो पार्ट बना इंडिपेंडेंट इंडिया का। तो कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ? सबसे पहले इवेंट हुआ यहाँ पर तीसरा, यानी कि एयर एशिया जो थी, एयर इंडिया जो था वो यहाँ पर नेशनल कैरियर बना। दूसरे नंबर पे इवेंट हुआ यहाँ पर ये था लार्जेस्ट जो इंपीरियल बैंक है एसबीआई, उसको रीनेम किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा बना यहाँ पर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो यहाँ पर पार्टी थी केरला के अंदर वो चुनकर आई कम्युनिस्ट पार्टी। और चौथा यहाँ पर गोवा का जो गोवा को इंडिपेंडेंट कराया गया पुर्तगीज से, ये चौथा इवेंट। तो इस तरीके से आंसर आप लोग अभी देखेंगे। पहले एक बार यहाँ पर स्टेटमेंट पर नजर डालिए। फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ये 1957 में आप लोगों को देखने को मिली, जो कि केरला के अंदर फॉर्म की गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये इंपीरियल बैंक जिसको रीनेम किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1955 में। इसी के साथ में नेशनलाइज किया गया 1953 में। टाटा सन्स कैरियर, टाटा सन्स इसको बुलाया जाता था, बाद में इसको एयर इंडिया कर दिया गया। यानी कि टाटा के पास में थी ये कंपनी, बाद में इंडिया के पास में आ गई, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आ गई। गोवा को यहाँ पर 1961 में देखने को मिला। तो सबसे पहले 1953, फिर 55, फिर 57 और फिर 61। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा 1 2 3 4। तो 1 पे आ जाएगा तीसरा, 2 पे 2 रहेगा, फर्स्ट यहां पर जो होगा वहां तीसरा हो जाएगा और फोर्थ 4 रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों चेंज इस तरीके से होने हैं। तो कंप्लीट डेटा आप लोगों के सामने है। इस तरीके से अगर आंसर देखेंगे तो आंसर हो गया यहां पर 3 2 1 4। सबसे पहले 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, सबसे बाद में 4 हुआ, जो कि गोवा को इंडिपेंडेंसी मिली। तो आंसर क्या हो गया? बी। आगे चलता हूं।
और हाँ, कहने के लिए एक क्वेश्चन है, पर लेकिन आगे चलकर इसमें से 3-4 क्वेश्चन अकेले में से ही निकल सकते हैं। सबसे पहले कहां पर कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट बनी, कब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रीनेम किया गया, इससे पहले इसका क्या नाम था, एयर इंडिया को किससे खरीदा गया, कब खरीदा गया, कब नेशनलाइज किया गया। तो इस क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन और बन सकते हैं आप लोगों के। तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और तब आगे बढ़िए। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं, क्वेश्चन एक है, पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में मैं इसी में से 8-10 क्वेश्चन बना सकता हूं आप लोगों के लिए। तो एक क्वेश्चन को समझने का मतलब है कि आप लोग अपना टॉपिक कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में ILO बोलते हैं। इसके दो अभी रिसेंटली यहां पर आप लोगों को कन्वेंशन देखने को मिले, 138 और 182। तो ये अभी न्यूज में थे। ये किससे रिलेटेड है ये आप लोगों को बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है चाइल्ड लेबर, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर एडेप्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, रेगुलेशन ऑफ द फूड प्राइस एंड द फूड सिक्योरिटी, जेंडर पैरिटी एट द वर्क प्लेस। ठीक है, तो ये है टोटल 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। तो आंसर क्या है इसका और क्यों न्यूज में वो एक बार समझ लेते हैं। आंसर है इसका डी, आंसर है इसका ए, यानी कि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। आखिर न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये जो कन्वेंशन है 138 और यहां पर ये 182, इनके बारे में आप लोगों को याद भी रखना है किससे रिलेटेड है। और क्वेश्चन पूछा इसलिए जा सकता है क्योंकि हमारे कैबिनेट के द्वारा रिसेंटली अभी यहां पर दोनों कन्वेंशन को अप्रूव किया गया है। क्या क्या आता है इसके अंदर, मिनिमम एज की बात की जाती है, यानी कि इसके तहत बात की जाती है जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए अगर कहीं पर आप लोगों को काम कराना है बच्चों से। ठीक है, और चाइल्ड लेबर जो है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि वर्स्ट फॉर्म है चाइल्ड लेबर, तो उसको कंट्रोल करने की बात की जाती है। यानी कि कितनी मिनिमम एज रखनी है और कितना यहाँ पर कितने हजार जो इंडस्ट्री है वहां पर आप लोग काम करने से रोकना है, यानी कि किस तरीके का एनवायरमेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराना है या फिर चाइल्ड लेबर को कैसे प्रोवाइड करना है। तो टोटल मिला के पूरा जो मुद्दा है वो है चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर के बारे में बात करते हैं, ये ILO के ये कन्वेंशन जो कि हमारी कंट्री के द्वारा अभी दोनों को अप्रूव किया गया है, इसके तहत हमारी कंट्री में लॉ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हल्का सा आइडिया रखिएगा 138 और 182। आगे चलता हूं, नेक्स्ट बात की जा रही है 2 टर्म्स के बारे में, एक का नाम है मिनी बून और दूसरा है आइस क्यूब। ये एक एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर जो कि अभी न्यूज में थे रिसेंटली। इन दोनों एक्सपेरिमेंट के आप लोगों के बारे में ये बताना है किससे रिलेटेड है। एक्सो प्लानेट यानी कि जो हमारा प्लानेटरी सिस्टम है उससे बाहर के जो प्लानेट होते हैं उसके बारे में, न्यूट्रिनो के बारे में, एस्ट्रॉयड के बारे में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो किसके बारे में है ये एक्सपेरिमेंट जो कि रिसेंटली अभी काफी न्यूज में थे। तो जो दोनों एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर, इसका आंसर है बी, यानी कि न्यूट्रिनो से रिलेटेड है। न्यूट्रिनो जो यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, इसका नाम न्यूट्रिनो क्यों पड़ा, क्योंकि इसे नॉर्मली न्यूट्रल माना जाता है, यानी कि इस पर कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिलता है और मास भी जो होता है इसका 0 के बराबर लगभग माना जाता है। तो उसी के बारे में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि इसका ऑक्सीलेशन क्या है, क्या रिलेटिव में इसका मास 0 है। वो तमाम एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पर ये 2 जो टर्म है काफी न्यूज में थी यहाँ पर। ठीक है, तो मिनी बूम और आइस क्यूब ये दोनों एक्सपेरिमेंट इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है क्योंकि कई बार ये न्यूज में आ चुके हैं। आगे चलता हूं, नेक्स्ट एक और कुछ ऐसी टर्म है जो काफी न्यूज में थी। ये बोला जा रहा है हाफ अर्थ प्रोजेक्ट, यानी कि आधी पृथ्वी का प्रोजेक्ट ये बोला गया है, रिसेंटली न्यूज में था। आखिर किससे रिलेटेड है, तो बोला जा रहा है यहाँ पर द सिक्स्थ मास एक्सटेंशन। पहले तो ये है, दूसरा बोला जाए गुड गवर्नेंस, फ्री ट्रेड और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। तो किसके बारे में है ये आप लोगों को बताना है। तो ये इसका आंसर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, पहले आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, अगर आप लोग देखिए रिसेंटली अभी हमारी कंट्री या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की और पशु पक्षियों की जो विलुप्त होती जा रही हैं। तो इसी के चलते ये अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं जिसका नाम था E.O. विल्सन, इनके द्वारा ये बोला गया कि हम लोग को अपनी पृथ्वी को सेव करना पड़ेगा। लगभग अगर देखा जाए 50% जो अर्थ लैंड सरफेस है उसको कंजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंटली अभी काफी कुछ डिसअपियर यहां पर हो रहा है। तो इसी के चलते इस प्रोजेक्ट का नाम हाफ अर्थ रखा गया और ये बोला गया कि किसी को भी यहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, यानी कि इंडिजिनस जो पीपल हैं उनके ऊपर भी ध्यान देकर यहां पर चलना है। तो ये बात की जा रही है सिक्स्थ मास एक्सटेंशन के बारे में। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इस हिसाब से आप लोगों के सामने, ये हो गया ए, यानी कि कम से कम अगर जो विलुप्त हो रही है उनके बारे में आप लोगों को उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है। ये है पूरा आप लोगों के सामने ऑप्शन। ठीक है, तो यूएसए के जो साइंटिस्ट हैं उनका भी नाम आप लोग याद रखते हैं, क्वेश्चन कई बार उनके नाम पर भी पूछ लिया जाता है। ये हाफ जो अर्थ का जो प्रोजेक्ट का जो नाम दिया गया था ये इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ओके, आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी 2018 में प्रीलिम्स से पूछा गया। द हिंदू न्यूज पर पढ़ाते हुए चिल्लाकर आप लोगों को बताया था कि इससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। क्या है ये बात की जा रही है प्राइवेसी के बारे में।
प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया 2017 में केएस पुट्टास्वामी केस जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा उसके साथ में। तो जब ये केस आया तब मैंने आप लोगों को कई बार बोला कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है और आप लोगों को देखने को भी मिला। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप लोग रेगुलर न्यूज़पेपर वगैरह को फॉलो करके चलते हैं तो उससे आप लोगों का एक फ्लो बना रहता है। वो आर्टिकल इतनी बार रिपीट हुआ न्यूज़पेपर में जिसकी कुछ हद नहीं है, बहुत बार ये बात मैंने रिपीट करी और ये आप लोगों से क्वेश्चन भी कई बार पूछा। तो बोला जा रहा है जो राइट टू प्राइवेसी होती है उसको बोला जा रहा है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात की जाती है। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट में कहां पर कनेक्टेड है, यानी कि कहां पर किसके साथ में कनेक्टेड है। पहला बोला जा रहा है आर्टिकल 14 के प्रोविजन में अंडर जो अमेंडमेंट है 42 जो हमारे संविधान में किया गया जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता था। आर्टिकल 17 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 की बात की जा रही है। आर्टिकल 21 जो कि फंडामेंटल राइट की बात करता है पार्ट 3 में। आर्टिकल 24 या फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो कंफ्यूज करने के लिए उल्टी सीधी स्टेटमेंट दे रखी है, आंसर है इसका सी। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और लिबर्टी की बात करता है और इसी के तहत फंडामेंटल राइट बनाया गया था राइट टू प्राइवेसी जो कि पार्ट 3 में आता है हमारे संविधान में। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, पता नहीं कितनी बार आप लोगों को ये रिपीट की है मैंने स्टेटमेंट। तो यहां पर आंसर हो गया सी। और इसी के तहत यहां पर केएस पुट्टास्वामी का केस था जो कि 2017 में आया था, उसी के तहत फंडामेंटल राइट बनाया गया राइट टू प्राइवेसी। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है फ्यूचर में। तो ये तमाम मुद्दे आप लोग याद रख सकते हैं। फंडामेंटल राइट आते हैं पार्ट 3 में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राजनीतिक जो नीति के निर्देशिक सिद्धांत हैं ये आते हैं पार्ट 4 में। ओके, और आप लोग ये बताइए फंडामेंटल ड्यूटी हमारी संविधान में किस पार्ट में रखी गई है, पार्ट 2nd, 3rd, 4th या 5th? ये नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये बात की जा रही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में और ये भी खासकर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से बिलोंग करती है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को जब भी नेशनल पार्क के बारे में या फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन बताता हूं मैं आप लोगों को बताऊं नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन पर थोड़ा ज्यादा फोकस दीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर न्यूज में रहता है नॉर्थ ईस्ट के बारे में या फिर वुमेन के बारे में, चाइल्ड के बारे में, चाइल्ड लेबर के बारे में, ये कुछ ऐसे पॉइंट है या फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, और बहुत फ्रीक्वेंटली यूपीएससी के फेवरेट एरिया भी हैं ये। तो यहां पर यह है पखई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बोला जा रहा है कहां पर ये लोकेटेड है। तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या फिर नागालैंड। तो कौन सा राज्य है? तो सारे के सारे राज्य आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट के यहां पर दे दिए। अब आप लोगों को चूज करना है। तो आंसर है आप लोगों के सामने ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। ये ईस्टर्न हिमालय अरुणाचल प्रदेश में पखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। खासकर पाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको मोर पॉपुलरली पाके टाइगर रिजर्व के नाम से भी पुकारा जाता है। 2001 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्ट बना दी गई टाइगर रिजर्व का 2002 में। अमेजिंग यहाँ पर जो हॉर्नबिल है जो आप लोगों ने देखा होगा, ये जो बर्ड है ये भी यहाँ पर पाई जाती है, टाइगर भी यहाँ पर पाई जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, रिसेंटली काफी न्यूज में था और ये मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था नैनो मैगजीन में। हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सा नॉर्थ ईस्ट का राज्य सेलिब्रेट करता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। फ्यूचर में क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा है इससे रिलेटेड। आगे चलता हूं। आंसर हो गया यहाँ पर इसका ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहे हैं पीएसएलवी और जीएसएलवी के बारे में। पीएसएलवी है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो लॉन्च व्हीकल है हमारी कंट्री की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसके द्वारा लॉन्च किए जाने जो भी सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है उससे रिलेटेड ये व्हीकल है हमारी कंट्री में, यानी कि ये काम करते हैं सैटेलाइट लॉन्च करने का। तो इसके बारे में स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है। ये जरूर पढ़ा कीजिए, करेक्ट पूछ रहा है ये इनकरेक्ट, वरना पता होते होते भी आप लोग क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। पीएसएलवी जो काम करता है वो अर्थ रिसोर्सेज को मॉनिटर करने के सैटेलाइट सेंड करता है और जीएसएलवी सेंड करता है नॉर्मली कम्युनिकेशन सैटेलाइट। क्या स्टेटमेंट सही है? दूसरा बोला गया जीएसएलवी मार्क 3 में 4 स्टेज होती हैं जो कि अलग अलग स्टेज के बारे में बताया गया। फर्स्ट और थर्ड स्टेज सॉलिड और इसी के साथ में सेकंड और फोर्थ स्टेट लिक्विड होती है यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट कौन सी सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड सही है, या दोनों सही है, या कोई सी भी सही नहीं है? तो आंसर क्या है? आंसर है यहाँ पर पीएसएलवी जो होता है वो लो अर्थ ऑर्बिट के लिए होता है, यानी कि 600 से 700 किलोमीटर की रेंज में ये किसी भी सैटेलाइट को छोड़ने का काम करता है और वो सैटेलाइट हमारी अर्थ को ऑब्जर्व करता है, यानी कि कहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहां पर बारिश ज्यादा हो रही है, कौन कौन से एरिया में आज की डेट में कोई भी प्रोडक्ट पाया जाता है, जैसे यहाँ पर तेल पाया जा सकता है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर मिनरल रिसोर्सेज पाया जा सकता है, कहां पर अर्थ का जो एरिया है खासकर फॉरेस्ट का वो घट रहा है, बढ़ रहा है। तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट या फिर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी इनको बोलते हैं, ये सब पीएसएलवी से लॉन्च किए जाते हैं। अगर बात करें जीएसएलवी तो जियो सिंक्रोनस जो लॉन्च व्हीकल है ये लंबे सैटेलाइट लॉन्च करता है, यानी कि दूर तक जाने वाले, यानी कि 3600 किलोमीटर, इस तरीके से और भी ज्यादा 3600 किलोमीटर, यानी कि जो लंबी दूरी तक जाने वाले घोड़े होते हैं वो इसके द्वारा लॉन्च किया जाता है। नॉर्मली ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं,
ठीक है, तो इसके बारे में ये स्टेटमेंट सही होगी। यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया कि 4 स्टेज है, तो ये यहीं पर ही गलत हो जाता है। ये 3 स्टेज है, यानी कि 3 स्टेज का इसमें जो फ्यूल पाया जाता है, 4 स्टेज का नहीं है, तो ये स्टेटमेंट यहीं पर ही गलत होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत होगी और फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर सही होगी। तो आंसर हो गया आप लोगों का ए। यहां पर करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा जाता तो आंसर हो जाता आप लोगों का बी। और जो 3 स्टेज है यहाँ पर, इनके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं आप लोग। फर्स्ट स्टेज होती है वो सॉलिड रॉकेट की होती है, सेकंड स्टेज होती है लिक्विड की, और तीसरी होती है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक क्या होता है, ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि फ्यूल को एक तरीके से जमा दिया जाता है, लो टेम्परेचर पर लाया जाता है उसको, ठीक है, ये आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से भी 3 स्टेज है यहाँ पर, ना कि 4 स्टेजेस हैं। ओके, और ये अभी आज के डेट में काफी अच्छे से यूज किया जा रहा है हमारी कंट्री में। आने वाले टाइम में अगर हम लोग देखें गगनयान के लिए, तो ये तमाम जो चीजें छोड़ी जाएंगी वो इसी GSLV से छोड़ी जाएंगी। ठीक है, आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। यहाँ पर कैपिटल एडुकेसी रेशियो के बारे में, जिसको CAR बोला जा रहा है, वो बोला गया यहाँ पर। ये जो है यहाँ पर, ये जो बैंक होता है कोई पर्टिकुलर, वो मेंटेन रखता है अपने अंदर फंड रखता है वो एक तरीके से। अगर कोई लॉस होता है बैंक के अंदर किसी भी तरीके का, तो कैसे उसको झेलना है, यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये, अगर कल को कोई प्रॉब्लम आ गई, बहुत सारे लोग अपना अमाउंट लेने आ गए, उस तरीके से कैसे उनको पैसा देना है, एक साथ में कई सारे जो लोग आ जाए अपना पैसा लेने के लिए, कुछ भी अगर लॉस हो रहा है बैंक के अंदर, किस तरीके से उसको हैंडल करना है, एक तरीके से रीपे करने हैं कोई ड्यूज, तो क्या ये इससे रिलेटेड है आप, तो ये बात बोली जा रही है। दूसरा बोला जा रहा है CAR जो होता है डिसाइड किया जाता है इंडिविजुअल बैंक के द्वारा। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट जो यहां पर खुद का जो ओनली 1 स्टेटमेंट सही है, सेकंड में बोला गया दूसरी स्टेटमेंट सही है, इसमें बोला गया तीसरे में 2 स्टेटमेंट सही है, कोई सी भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आंसर क्या है इसका? आंसर यहां पर यह कैपिटल एडुकेसी जो रेशियो होता है, ये एक तरीके से रिस्क एसेट्स होता है, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस टाइम पर इसको आप लोगों को यूज करना है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको बोल सकते हैं, यानी कि रेशियो ऑफ द बैंक्स कैपिटल टू रिस्क, यानी कि कितनी कैपिटल है और कितना रिस्क ये सहन कर सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए आप लोगों के पास में 10,000 रुपए हैं, ठीक है, और कहीं पर कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है, कोई चोरी हो जाती है, और आप लोगों का मान लीजिए मोबाइल चोरी हो गया, ठीक है, तो आप लोगों को मोबाइल का जो रेट था वो था 12,000 रुपए, तो कम से कम 10,000 रुपए आप लोग यहाँ पर सहन कर पा रहे हैं, या फिर 6,000 रुपए का मोबाइल था तो 4,000 रुपए आप लोगों के पास में और भी बच जा रहे हैं, तो कितना उसको सहन कर पाता है, ये होता है रिस्क को मैनेज करने का सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से जो करंट लायबिलिटीज है, अगर कोई लेने आ रहा है तो उसको कैसे रिटर्न करना है, ये जो डिसाइड करता है किसी कंट्री का सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ना कि वो पर्टिकुलर बैंक। और आंसर पूछा गया यहाँ पर करेक्ट, तो इस तरीके से अगर आप लोग आंसर देखेंगे तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर हो गया इसका फर्स्ट, यानी कि सेकंड यहाँ पर नहीं है, इंडिविजुअल बैंक डिसाइड नहीं करता है। ओके, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये बात कर रही है हिस्ट्री के बारे में और वुड्स डिस्पैच के बारे में बात की जा रही है। वुड डिस्पैच आप लोगों से कई बार पूछा जाता है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है किससे रिलेटेड है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारी कंट्री में अंग्रेजों के द्वारा एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए वुड डिस्पैच लाया गया था। ठीक है, तो एक एक करके इसका आंसर देखते हैं। क्या क्या स्टेटमेंट पूछा गया, कौन सी स्टेटमेंट सही है, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट पूछी गई है। ग्रांट इन एड इंट्रोड्यूस किया गया वुड डिस्पैच के तहत, स्टेब्लिश की गई यूनिवर्सिटी इसकी रिकमेंडेशन पर, इंग्लिश एज ए मीडियम इंस्ट्रक्शन होना चाहिए ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, ये इसके द्वारा रिकमेंड किया गया। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, 1 और थर्ड स्टेटमेंट सही है, या फिर 1, 2 और थर्ड सारी स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा आंसर सही है, आइए डिटेल में इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले वुड डिस्पैच की बात करते हैं, तो हमारी कंट्री में मैग्ना कार्टा बोला जाता है, यानी कि एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट करने में, खासकर इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने में बहुत बड़ा रोल है इसका। क्या क्या बातें यहां पर बोली गई इसके तहत? यहां पर एजुकेशन डिपार्टमेंट सेट करना है एवरी प्रोविंस, यानी कि हर एक स्टेट में एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए। यूनिवर्सिटी जो मॉडल है यहाँ पर वो लंदन के बेस पर होना चाहिए। बिग सिटी जैसे बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज। हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्कूल वगैरह होना चाहिए, कम से कम एक हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम। एफिलिएशन होना चाहिए यहाँ पर प्राइवेट स्कूल का भी, यानी कि प्राइवेट स्कूल भी होने चाहिए जिनको एफिलिएटेड कर सकते हैं आप लोग किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि स्टेट के अंदर स्टैब्लिश किया जाएगा। इंडियन नेटिव के लिए जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो लोकल लैंग्वेज में भी आल्सो ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ये भी बोला गया। इसी के साथ में यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टेब्लिश किया जाएगा एवरी प्रोविंस, और यूनिवर्सिटी भी ओपन की जाएगी कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास जैसे जो एरिया में, खासकर इसी के मॉडल पर ओपन भी की गई है 1857 में। आगे चलकर 1882 में इलाहाबाद और पंजाब के अंदर भी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई, पंजाब के अंदर 82 में और इलाहाबाद के अंदर 87 में। तो ये काफी फंडा यहाँ पर देखने को मिला। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ए। आखिर कौन सा ऑप्शन नहीं है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है? अगर आंसर ए हो गया तो एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर, तो कौन सा ऑप्शन नहीं है यहाँ पर? तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है इंग्लिश एज ए मीडियम जो बोला गया, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। बाकी के ऊपर की दोनों स्टेटमेंट सही है। इसी के चलते जो आंसर हो गया आप लोगों का ए हो गया, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, और करेक्ट पूछा गया था। ठीक है, तो ये हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रखिएगा। वुड डिस्पैच के बारे में डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
क्वेश्चन इसका टाइम ड्यूरेशन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो जैसा मैंने अभी आप लोगों को टोटल डिटेल में एनालिसिस किया, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है 57 में यहाँ पर जब स्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी वगैरह ये सब चीजें, तो इसका मतलब पहले ही होगा। तो कब था ये था 1854 के एयरफेयर में था ये वुड डिस्पैच, ठीक है, यहां से लिखता हूं 1854 के एयरफेयर में। ओके, बाकी स्टेब्लिश की गई उसके बाद में सारी चीजें। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। और हाँ, एक बच्चे ने बोला कि सर क्वेश्चन कम डिस्कस कर रहे हो, क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस करो। देखिए, दो तरीके होते हैं किसी भी काम को करने के। एक तो होता है कि इतना खाओ कि पेट खराब हो जाए और उसको संभाल भी ना पाओ और उसको कोई मतलब भी नहीं है। क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पर 50 क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूँ, पर लेकिन होगा क्या, वो ये होगा क्वेश्चन पढ़ूंगा आंसर बता दूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा आंसर बता दूंगा। वो ना तो आप लोगों को याद रहने वाले हैं और ना ही वो आप लोगों किसी काम के हैं। अगर आप लोगों को यहां पर एनालिसिस किया जा रहा है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं माइंड गेम के, थोड़ा सा घुमाने वाले क्वेश्चन, वो तभी हो पाएंगे जब उसको ढंग से डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर मैं चाहूं तो एक ही क्वेश्चन में से 10-10 क्वेश्चन निकाल के आप लोगों के सामने रख दूंगा और उसकी स्टेटमेंट भी बना दूंगा, पर लेकिन कोई मतलब नहीं रह जाता है। एक क्वेश्चन को ढंग से डिस्कस कर रहा हूं, उसमें आप लोगों को ये बता रहा हूं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी कि इनडायरेक्ट वे में यहां पर अगर मैं 10 या 12 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को यहां पर कम से कम ये 30 से 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर इसमें से क्वेश्चन निकालने आप लोग बैठेंगे। तो एक टॉपिक टाइप में हम लोग कवर कर ले रहे हैं, इससे आप लोग एग्जाम में उसको अटेम्प्ट भी कर पाएंगे और अच्छे से सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे। इसलिए संख्या मत देखिए, प्रोडक्टिविटी देखिए, कितना अच्छा डिस्कशन हो रहा है और कितना ज्यादा आप लोग सीखने को मिल रहा है। अगर मैं बोलूं ये वुड डिस्पैच तब आया था, ये स्टेब्लिश किया गया, इस तरीके से अगर आप लोगों को चलते रहे, समझाऊं कुछ है ना उसमें, बस पढ़ता चला जाऊं, क्या मतलब होगा उस चीज का, तो वो यूपीएससी कभी मांगती नहीं है। ठीक है, अगर ढंग का आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को वो लेवल छोड़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर आप लोगों को थोड़ा पहुंचना पड़ेगा। और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऐसे डेवलप होता है जैसे आप लोगों को यहां पर कवर करा रहा हूं, यही सही तरीका है अगर आप लोग ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर फोकस कीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में क्वालिटी काम आएगी, क्वांटिटी कभी काम नहीं आने वाली है। और माइंड की भी एक लिमिट होती है, उससे फालतू रटोगे तो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ज्यादा पढ़ भी नहीं पाओगे। अंडरस्टैंड की गई चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, तो बाकी पीडीएफ आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। यह अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल जहां पर आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी जो भी सजेशन सुझाव हुआ करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। जब भी पढ़ता हूं तो उसको मुझे लगता है इंप्लीमेंट करने लायक, तो उसको जरूर इंप्लीमेंट करूंगा। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेट पौधों से कीजिए, पॉलिथिन प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करनी है। पूरे जोश में रहना है शाम तक, तभी आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो हाउ इज द जोश, ये हाई होना चाहिए हमेशा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।